हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं भारती भवन के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 जो कि धातु अधातु है। उन्हीं धातु और अधातु अर्थात चैप्टर का नाम क्या है? धातु और अधातु। तो इस चैप्टर धातु और अधातु के जितने भी प्रश्न हैं, धातु और अधातु के जितने भी प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं कि उनका आंसर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम लोग अगर 1 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्वेश्चन है दो धातु एवं दो अधातुओं के नाम लिखें। तो इसका हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, जैसे दो धातु पूछा गया है तो दो धातु अर्थात दो धातु कौन कौन सा हो सकता है। एक में लिख सकते हैं जैसे सोना और चांदी। और भी हम लोग धातु के नाम लिख सकते हैं, तांबा हो सकता है, फिर एल्युमिनियम हो सकता है, अन्य भी बहुत सारे हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कुछ भी हो सकता है। और पूछा गया है दो अधातु के नाम। तो अधातुओं के नाम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हो सकता है अधातुओं में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कार्बन, फास्फोरस, और क्या हो सकता है, अगर दो ही पूछा गया है, लेकिन अगर ज़्यादा पूछा जाता तो हो जाता, जैसे कि कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस प्रकार बहुत सारी धातुओं का नाम हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों से दो ही पूछा गया इसलिए दो ही देंगे। फिर अगर बात 2 नंबर क्वेश्चन, अच्छा भाई हम लोग प्रश्न इसलिए नहीं लिख रहे हैं, कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आंसर्स करेंगे। आप लोग प्रश्न को अपनी बुक से देख लीजिएगा। दूसरा का प्रश्न था कि समुद्री जल में पाए जाने वाले प्रमुख लवण का नाम बताएं। तो मेरे भाई जो समुद्र में जो जल पाया जाता है उसमें सबसे प्रमुख रूप से जो लवण होता है जिसका नमक बनाया जाता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी जो साधारण लवण है जिसको खाने के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, वही सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसका NaCl, इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन था किसी धातु का नाम लिखे जो साधारण किसी अधातु का नाम। देख भाई अगर धातु है और अधातु है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पूछा गया है अधातु, 3 नंबर में है कि वैसे अधातु का नाम बताना है जो कैसा होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए। जब अधातु पूछा गया है अर्थात द्रव अवस्था की अधातु, द्रव अवस्था की अधातु के बारे में पूछा गया है, अधातु पूछा जाएगा तो भाई आंसर देना है इसका ब्रोमीन। अगर इसी अधातु के जगह पर धातु कर दिया जाता तब इसका हो जाता पारा अर्थात मरकरी, Hg। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं तो चौथा क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक अधातु का नाम लिखो जो वायु के संपर्क में आने पर जलने लगा। फिर यहाँ सोचने वाला बात है, फिर भी यहाँ पे अधातु बोला गया है, धातु बोला जाता आंसर उसका अलग होता, अधातु बोला जाएगा आंसर उसका अलग होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्योंकि अधातु पूछा गया है इसलिए हम लोग इसका आंसर देंगे श्वेत फास्फोरस। अगर श्वेत फास्फोरस, लेकिन देख बड़े भाई अगर धातु पूछा जाता तब इसका आंसर हो जाता सोडियम। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि कौन सी वैसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। वैसे तो सभी के सभी अधातुएं कुचालक होती है, लेकिन एक ऐसा है अधातु जो कि विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसके एक सिरा से अगर विद्युत धारा जोड़ेंगे तो दूसरे सिरा से विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा। ऐसा अधातु कौन है? तो ऐसा अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट। वही ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं ना, उसके पेंसिल के जो नीब होता है, नोक होता है, उसी में रहता है। अर्थात इसका आंसर्स में क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट।
अब अगली बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात किया जाए तो 6 नंबर में क्वेश्चन था कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं मेरे भाई, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, सभी अयस्क जो होता है वो खनिज होता है। जैसे अगर इतना सारा है, इस सभी को अगर टोटल ओवरऑल को हम मान लेते हैं खनिज, तो इसमें से खनिज, तो इनमें से कुछ ही वैसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अयस्क। अयस्क अर्थात कहने का मतलब है, अब ये गोला छोटा सा है, ये बड़ा वाला गोला उसके अंदर में है, बीच में कुछ खाली जगह है, मतलब बीच वाला जो भाग है वो अयस्क है और बाकी पूरा है खनिज है। अर्थात खनिज ज़्यादा है, अयस्क कम है। देखिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क यानी ओवरऑल जितना भी अयस्क है सब तो खनिज के अंदर ही है। अर्थात सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ वाला जो खनिज है इसके इस अंदर वाले गोला के बाहर में जो खनिज है ये सब खनिज ये अयस्क नहीं है। अच्छा, ये अयस्क क्या होता है? तो देखो, अयस्क उस खनिज को कहते हैं जिसको कम खर्चा करके और उससे अधिक मात्रा में धातु की प्राप्ति हो सके। अर्थात वही खनिज को अयस्क कह देंगे कब? जब उससे खर्चा कम हो, समय कम लगे और धातु ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति किया जा सके। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में था क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो हम लोग क्या आंसर देंगे? नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, बल्कि इसका उल्टा बोलते तो सही होता, अर्थात सभी अयस्क खनिज होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। अगला क्वेश्चन है कि वुल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? अच्छा, ये वुल्फ्राम मतलब डब्लू अर्थात टंगस्टन का शायद संकेत होता है, टंगस्टन। तो इसका अयस्क कौन सा हो जाएगा? टीन स्टोन। इसका क्या होगा? टीन स्टोन। अर्थात टीन स्टोन एक वैसा अयस्क है जिसमें वुल्फ्राम विद्यमान रहता है। अब हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां में है क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? हाँ बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि लोहा में जंग लगना ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मिश्र धातु क्या है? तो देख भाई, मिश्र धातु का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक धातुओं को या फिर एक धातु एक अधातु को या फिर एक धातु के साथ में अन्य अधातु या अन्य धातुओं को मिला दिया जाए। कहने का मतलब है एक कम से कम धातु होना चाहिए और दूसरा उसमें धातु मिलाए अधातु मिलाए एगो मिलाए दो तीन कुछ भी मात्रा में मिलाए, बस उसको मिलाकर जो समांग मिश्रण बनता है अर्थात पूरे एक साथ मिल जाता है, उसके बाद में जो धातु प्राप्त होता है उसी को कहते हैं मिश्र धातु। लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अमलगम क्या है? तो अमलगम का मतलब होता है कोई भी वैसा मिश्र धातु जिसमें कम से कम एक धातु पारा हो अर्थात मरकरी हो, उसको अमलगम कहते हैं। यानी अमलगम क्या हो गया? तो हम लोग इसको डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं वैसा मिश्र धातु जिसमें पारा अर्थात मरकरी कहते हैं, ऐसे जैसे कहते हैं पारा का मिश्रण होता है उसे अमलगम कहते हैं।
उसे अमलगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन था 10 नंबर के बाद 11 नंबर में कि सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों? तो देखिए भाई, इसका मतलब है कि जो सोडियम परमाणु होता है ना, तो उसके बाह्यतम कक्षा में ये है, अगर हम लोग 11 नंबर देखते हैं, अगर ये सोडियम को देख लेते हैं तो सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1, यानी सोडियम परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका कक्षा कितना हो जाएगा, 3 कक्षा है, अर्थात फर्स्ट कक्षा, सेकेंड कक्षा और थर्ड कक्षा। प्रथम कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और थर्ड कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो थर्ड कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यही जल के साथ में ये बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद में जल से अभिक्रिया कर लेता है, तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन जब ये आयन बन जाता है, अर्थात सॉरी भाई, ये 11 नंबर नहीं 12 नंबर क्वेश्चन हो गया है, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगर सोडियम आयन बन जाता है, सोडियम आयन का मतलब है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 2 8 हो गया, 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसा होता है और ये अपने आप को अस्थाई बना लेता है। अस्थाई बना लेता है तो किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, यही कारण है। अर्थात अगर इसका आंसर्स पूछा जाए कि आंसर्स क्या दीजिएगा सर जी, तो इसके आंसर्स में हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, परंतु सोडियम आयन में अक्रिय गैसों के जैसे बाह्यतम कक्षा में पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन सोडियम आयन अभिक्रिया नहीं कर पाता है। छूट गया था 11 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 11 नंबर में क्वेश्चन था कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कोई भी तत्व अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अस्थायी बन जाता है। एक शब्दों में आंसर पूछा जाए 11 नंबर क्वेश्चंस का कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर कोई तत्व अस्थायी बन जाता है, तो एक शब्द में आंसर देना है इनका कि अक्रिय गैस के जैसा। अक्रिय गैस के जैसा। अक्रिय गैस के जैसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर में क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः त्याग करके और पूर्णतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यौगिक बनाते हैं, इसलिए तथा इनमें मजबूत आकर्षण बल लगा हुआ होता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अर्थात पिघलने के लिए ज़्यादा तापमान, खोलने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। आंसर्स कैसे देंगे? अर्थात इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि आयनिक यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः त्याग एवं ग्रहण प्रक्रिया से होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऋणायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा इसमें मजबूत रासायनिक बंधन बनता है, यानी वही आयनिक बंधन मजबूती से बनता है जिसको जो जल्दी टूटता नहीं, गर्म करने पर जल्दी से टूटता नहीं है। यही कारण है कि इसलिए इन यौगिकों का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अर्थात इसको बहुत ज़्यादा गर्मी देना पड़ता है तब जाके ये खौलना उबलना शुरू करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होगा, CCl4। अर्थात अगर इसको हम लोग बंधन रूप में, ये कार्बन है, कार्बन के बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 तरफ से क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ से एक एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार क्लोरीन का 4 एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार मिल मिलकर कार्बन चारों तरफ से क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। और जो सहसंयोजक यौगिक होता है इसमें किसी आयन का निर्माण तो हुआ नहीं है, और विद्युत धारा के प्रवाह होने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब तक किसी द्रव में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। यह तो सहसंयोजक यौगिक है, देख पा रहे हैं हम लोग। और सहसंयोजक यौगिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। आंसर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको आंसर्स में नहीं लिखना है, आंसर में सिर्फ यही लिखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग देखते चलिएगा साथ साथ। अब आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आयनिक बंधनों में आयनों के बीच में किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो आयनिक बंधन में आयनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल हो जाएगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अगला अगर हम लोग देखें 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु अर्थात 2 नाइट्रोजन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर इधर बैठा देंगे, इधर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, और 2 नाइट्रोजन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन की कर लेता है आपस में साझेदारी। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हुए, 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा 3 सहसंयोजक बंधन, 3 सहसंयोजक बंधन, 3 गो सहसंयोजक बंधन इसमें काम करते रहता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो किसी भी तत्व का सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वही भाग लेता है, और उस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हो गया 18। इस 18 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो मुख्य रूप से रासायनिक बंधन पूछा जाए 10th क्लास में, हम लोग को सीधा जवाब देना है। मुख्य रूप से रासायनिक बंधन तो
थोड़ा लाइट कटा है मेरे भाई, तो अंधेरा दिखेगा तो मैनेज कर लेना है थोड़ा। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। बता दिए थे रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन सा है? ये 2 प्रकार में है, एक है आयनिक बंधन और दूसरा का है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन होता है। तो ये जो 2 प्रकार का बंधन है, इसमें से जो आयनिक वाला बंधन है वो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन का दूसरे में पूर्णतः जब स्थानांतरण हो जाता है, अर्थात एक में से धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और अधातु में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, तो उस प्रकार का बंधन कौन सा बंधन बनता है? आयनिक बंधन। इसका आंसर दे देंगे हम लोग आयनिक बंधन। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कर लेता है साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है और दोनों में इस प्रकार का पार्टनरशिप कर लेता है। जब इस प्रकार के पार्टनरशिप करता है तो उस प्रकार से बने बंधन को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। सह मतलब साथ होता है, संयोजन मतलब दोनों को साथ में आकर बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या था कि द्विबंधन वाले किसी अणु का उदाहरण दे। हाँ, ये जो सहसंयोजक बंधन होता है ये 3 प्रकार का होता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का अर्थात जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होकर बनता है बंधन तो उसको कहते हैं एकल सहसंयोजन बंधन। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होकर बनता है तो उसको कहते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन। जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी होकर बनता है ऐसे तो ऐसे उसको कहते हैं त्रिक सहसंयोजन बंधन। अब 4 नहीं होता है, बस 3 तक ही होता है। यहाँ क्वेश्चन 21 नंबर में पूछा गया कि द्विबंधन वाले अणु का एग्जाम्पल्स बताना है, उदाहरण बताना है। तो जैसे ऑक्सीजन होता है, इसमें 2-2 का बनता है। और भी उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो जाता है? बीच में जैसे कार्बन होता है, दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का साझेदारी कर लेता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और भी हो सकता है, बस हमसे एक ही पूछा गया था। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है त्रिबंधन वाले किसी अणु का उदाहरण दें। वहीं अर्थात 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन कौन सा बनता है। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है नाइट्रोजन N3। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करता है और बना लेता है त्रिक सहसंयोजक बंधन। त्रिक सहसंयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। 23 में क्या है क्वेश्चन? 23 नंबर क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताए कि कौन कौन सा बंधन पाया जाता है। और 3 चीज पूछा हुआ था। एक था अमोनिया। अमोनिया अर्थात अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। एक बीच में नाइट्रोजन होता है, 3-3 तरफ से एक एक हाइड्रोजन का साझेदारी कर लेता है। तो कौन सा बंधन हो जाएगा? सहसंयोजक बंधन। एक में ये है, 23 के एक में सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। बंधन देख भाई, सहसंयोजक बंधन। अगर दूसरा बात पूछ दिया जाए इसका बी में कि बी पूछा जाए कि इसका बी में है 23 के बी में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 2 है, 23 के 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO2। बनता कैसे? ये बीच में कार्बन, दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है ऑक्सीजन का। तो कौन सा बंधन हो गया? ये भी हो गया सहसंयोजक बंधन हो गया, सहसंयोजक बंधन। फिर अगर तीसरा नंबर पूछा जाए तो 23 के 3 इसमें क्वेश्चन में था सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम मोनोऑक्साइड अर्थात
सोडियम और ऑक्सीजन बन रहा है, इसका होगा सूत्र Na, ए छूट गया, Na2O। अर्थात इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक सोडियम, इधर से 2 सोडियम्स ले लेते हैं। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसका तो कितना होता है 2, 2 4, 2 6, इसको चाहिए है 8, इसके बाह्यतम में 2 8 1 होता है, तो ये अपना एक वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित कर देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित कर देता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 2, 2 4, 2 6, 2 8 बन गया। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इसके पास था सोडियम का कितना था, सोडियम 11 को लिख सकते थे 2 8 1, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, ये दे दिया है। अर्थात इस प्रकार बना कैसा है कि इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण के द्वारा, तो इसको आंसर्स में हम लोग लिख सकते हैं आयनिक बंधन। आंसर में केवल क्या लिखना है, आयनिक बंधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 में क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ऑक्सीजन 8, अर्थात ये होता है 2 और 6। नियॉन का क्या होता है, नियॉन 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8, अर्थात 2 की कमी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 25 नंबर में क्वेश्चन है, एक तत्व ए के संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे तत्व बी के संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक एक विद्युत कुचालक है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताओ, इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी लिखें। ए एक तत्व है और एक तत्व है बी, यही 2 तत्व हैं, एक तत्व है ए, दूसरे का तत्व है बी। जो ए तत्व है इसके कहा जा रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे दिए, संयोजी अर्थात बाह्यतम कक्षा में जो अंतिम कक्षा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा का कहा जा रहा है कि बी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, 2, 2 4, 2 6, 1 7, इसके कक्षा में 7 है। अर्थात इस प्रकार चारों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन, सबसे कम में हम देखते थे कार्बन में होता है ना 4, 1 2 3 4 कार्बन में होता है। और इस प्रकार देखते हैं तो जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, वो सब इस वाले ग्रुप में होता है। कार्बन लेते हैं, इसको क्लोरीन मान लेते हैं, तो क्लोरीन का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ऐसा है नहीं दिया हुआ है। तो कार्बन और क्लोरीन ये दोनों को मिलाने से कैसा स्ट्रक्चर बना था, वही कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो उसी प्रकार से ए और बी को मिलाने से क्या बनेगा, ए की जगह पर है C, बी की जगह पर है क्लोरीन, इसके लिए बनेगा AB4। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार कार्बन और क्लोरीन मिलकर कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है, अर्थात एक कार्बन चारों तरफ से एक एक क्लोरीन ले रहा है, एक एक क्लोरीन ले रहा है। उसी प्रकार ए और बी मिलकर ए बीच में हो जाएगा और बी चारों तरफ से एक एक हो जाएगा। कौन सा बंधन दिख रहा है, ये सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन हो गया, ठीक। और इसमें आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये विद्युत जिस प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत कुचालक होता है उसी प्रकार AB4 विद्युत का कुचालक हो जाएगा। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताए, बंधन की प्रकृति में लिख देना सहसंयोजक बंधन। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। ये वाला संरचना जो हम लिखे हैं उसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिख लेना है। इलेक्ट्रॉन जैसे ये हो गया, कैसे, जैसे ये हो गया ए, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से, और ये हो गया बी, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से, ये हो गया बी, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्वेश्चन है कि धातुओं के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्यों। तो देखो, धातु के निष्कर्षण में उसको सल्फाइड और कार्बोनेट जो अयस्क होता है तो उसको हटाकर उसके जगह पर
उस धातु के ऑक्साइड में इसलिए परिवर्तन करते हैं क्योंकि धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना आसान होता है। सीधा सा शब्दों में जवाब देंगे क्योंकि धातु ऑक्साइड से आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है। अंतिम नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर में है, उस मिश्र धातु का नाम लिखे जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। अर्थात विद्युत तार कहीं से टूट फूट जाता है तो तारों को जोड़ने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? उस मिश्र धातु का नाम है, उजला कलर का होता है तार सा, शोल्डर। इस धातु का क्या नाम है? शोल्डर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।